Namaskar students, welcome you all on your channel Vrindavan Academy. I hope you all are doing well. Today's video lecture is based on Gauss law. आज हम Gauss law पढ़ेंगे. Gauss law को पूरी तरीके से समझेंगे और उसकी प्रूविंग करेंगे for both type of surfaces, symmetrical as well as asymmetric surface. उसके बाद हम Coulomb's law का डेरिवेशन करेंगे with the help of Gauss law एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ देखेंगे. जैसा कि हमें पता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है और उसकी वजह से अगर चार्ज लीनियर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लाइन पे या किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या अगर वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे दिया गया है तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैलकुलेट करेंगे. वहां पे हम गॉस लॉ का यूज देखेंगे, किस तरीके से हम गॉस लॉ का वहां पे यूज कर सकते हैं और आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे विदाउट इंटीग्रेशन. जैसा कि हमने रिंग के केस में देखा था, वहां पे हमने इंटीग्रेशन की मदद से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था. या अगर एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी वहां पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है. लेकिन जब गॉस लॉ पढ़ लेते हैं तो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले गॉस लॉ देखते हैं. व्हाट इज गॉस लॉ? तो गॉस लॉ जो है हमें किसी भी क्लोज्ड सरफेस, हमेशा याद रखिए गॉस लॉ इज अप्लीकेबल या अप्लाइड फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, जैसे एक स्फेरिकल बॉल, अगर एक बॉल होती है जो गेंद होती है टेनिस बॉल जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर उसको कंसीडर किया जाए तो इट इज अ टाइप ऑफ क्लोज्ड सरफेस जो कि क्या स्फेरिकल टाइप का है. तो गॉस लॉ सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, और ये गॉस लॉ जो है टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड सरफेस और उस क्लोज्ड सरफेस में उसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है उन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है गॉस लॉ. तो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस हम ले लें उसमें उससे एसोसिएटेड जो भी फ्लक्स होगा, ठीक है, फ्लक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस. ठीक है, वो क्लोज्ड भी हो सकता है, वो ओपन भी हो सकता है. तो फ्लक्स इज डिफाइंड फॉर बोथ द सर्फेसेस, क्लोज्ड सर्फेसेस एज वेल एज ओपन सर्फेसेस. लेकिन हम गॉस लॉ में सिर्फ हम क्लोज्ड सरफेस को ही डिफाइन करते हैं. इट इज अप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस. तो ये कहता है गॉस लॉ कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस. अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उससे एसोसिएटेड जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q होगा, जहां पे Q जो है इट इज अ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस. उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो यहां पे होगा हमारा Q. ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो फ्लक्स फाई E एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस, सिंस हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फ्लक्स कैसे निकालते हैं अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, तो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds जो होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q होगा. एंड Q इज अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस. तो आप लोग गॉस लॉ समझ गए होंगे. गॉस लॉ मेनली 1 या 2 नंबर में स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है. ठीक है, अब इसकी अगर प्रूविंग हम करें तो इसकी प्रूविंग 2 सेक्शंस में की जाती है, एक सिमेट्रिक सरफेस के लिए और एक असिमेट्रिक सरफेस के लिए. अगर सिमेट्रिक सरफेस है तो उस केस में उसका जो डेरिवेशन है गॉस लॉ का वो आसानी से हो जाता है. लेकिन असिमेट्रिक सरफेस के लिए मैंने आपको सॉलिड एंगल और एरिया में रिलेशन पहले पिछली वीडियोस में करवाया है, उसका यूज यहां पे होगा. तो चलिए हम देखते हैं असिमेट्रिक सरफेस के लिए गॉस लॉ की प्रूविंग कैसे करेंगे. तो अगर सपोज सिमेट्रिक सरफेस के लिए अगर हम देखें कोई एक सिमेट्रिक सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर कोई चार्ज रखा है. हमने जो सिमेट्रिक सरफेस माना है वो हमारा है स्फेयर. ठीक है, वो हमारा यहाँ पे स्फेयर है ऑफ आर रेडियस. तो अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए इस स्फेयर के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज हम सपोज कर लें कि प्लस क्यू चार्ज रखा है और ये सिमेट्रिक स्फेरिकल सरफेस है आर रेडियस की और इसके सरफेस पे
इसके सरफेस पे अगर हम कोई पॉइंट P ले लें, ठीक है, तो इसके सरफेस पे जो पॉइंट होगा, सिंस हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट चार्ज है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। मतलब अगर पॉइंट चार्ज के एसोसिएटेड चारों तरफ एक स्फेयर बना दिया जाए तो उस स्फेयर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, ये इक्वल होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज एंड पॉइंट पे इन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड चार्ज के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और डीएस वेक्टर मैंने आपको बताया था, दैट इज एरिया वेक्टर, इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। अगर स्फीयर है तो रेडियस की डायरेक्शन के अलोंग होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर एक स्फीयर के केस में 0 डिग्री बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज विल बी k टाइम्स q, दैट इज चार्ज, अपॉन r स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड दैट चार्ज। एंड ds वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड फॉर सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच में, सिंस ये एक ही लाइन के लॉन्ग है इसलिए इसमें थीटा वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब दोनों 0 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल। तो यहां पे इस पॉइंट P पे अगर मैं कोई इनक्लोज्ड सरफेस बनाऊं जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, तो इस सरफेस को जो कि हम गॉस लॉ में बनाते हैं, जो चार्ज को इनक्लोज्ड करता है, वो एक इमेजिनरी सरफेस होता है और उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इज अ इमेजिनरी सरफेस विच वी ड्रॉ इन अ गॉस लॉ विच इनक्लोज्ड सम चार्ज, जो कि कुछ चार्ज को क्या करता है, इनक्लोज्ड करता है अपने अंदर, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो डी फाई, इस जो छोटा एलिमेंट हमने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया है यहाँ पे, इसके लिए डी फाई ई क्या हो जाएगा, दैट इज छोटे से एलिमेंट, एरिया एलिमेंट डीएस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी ई डॉट डीएस, और एंगल 0 है तो ई डीएस कॉस थीटा, कॉस 0, 0 कॉस 0 वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा ई डीएस। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखना चाहूं, टोटल सरफेस की वजह से फ्लक्स, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाई ई विल बी क्लोज्ड इंटीग्रल। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं फ्लक्स में, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन है तो इसमें हमें चीजें करनी पड़ती है। अगर आप स्किप भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई, एंड डी फाई ई इज ई डीएस, जो भी हम निकाल चुके हैं। तो ई डीएस, अब इंटीग्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया था अगर इंटीग्रल है तो कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाता है। सिंस ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस, तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। एंड फाई ई विल बी ई इंटू इंटीग्रल ओवर डीएस, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। तो अगर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल का मतलब है ये टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर छोटे से एलिमेंट डीएस को अगर मैं छोटा 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 जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा। एंड दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। तो अगर यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखूं फर्स्ट इक्वेशन से, यहां से अगर देखा जाए तो k टाइम्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर यहां पे पुट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू k क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ द टोटल स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और स्टेटमेंट जो हमारा गॉस लॉ का था वो आ जाएगा, दैट इज फ्लक्स एसोसिएटेड टू दिस क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो इस तरीके से हम इसकी प्रूविंग कर सकते हैं फॉर सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस। लेकिन अगर सरफेस सिमेट्रिकल ना हो, अगर सरफेस सिमेट्रिकल नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज टू दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसकी डिस्टेंस अगर वेरी करती रहेगी तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी।
तब क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे यहां बाहर ले रहे थे, क्या हम बाहर ले पाएंगे? नहीं, फिर वो इंटीग्रल के बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमें कॉन्सेप्ट यूज होगा सॉलिड एंगल का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर छोटा सा एलिमेंट हो, एरिया एलिमेंट, और उसमें रेडियल वेक्टर ये है, दिस इज रेडियल वेक्टर, ठीक है, पॉइंट से बाहर की तरफ, और डीएस वेक्टर में अगर थीटा डिग्री का एंगल है, तो जो एरिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल कंस्ट्रक्ट करता है वो होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पिछले वीडियोस में आप लोग ये देख लेंगे, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां पे रिलेशन एस्टैब्लिश भी किया है। ठीक है, तो यहां पे सिंस ये जो डिस्टेंस है डिफरेंट पॉइंट जो सरफेस पे हैं, और ये जो क्यू चार्ज है इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, तो आर यहां पे कांस्टेंट नहीं है, जबकि यहां पे जो था आर कांस्टेंट था। आगे बढ़ते हैं तो फाई ई टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड टू दिस क्लोज्ड सरफेस विल बी क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएस। तो अगर ई डॉट डीएस, अगर यहां पे एंगल जीरो नहीं है, यहां पे कुछ सर्टेन एंगल है, क्योंकि यहां पे एरिया एलिमेंट जो होगा, एरिया वेक्टर जो होगा, वो ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरफेस जो है टेढ़ी मेढ़ी है, वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो हम जनरलाइज फॉर्म में मान लेते हैं कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं दोनों। तो उस केस में ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड कॉस थीटा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हम लिख सकते हैं ना, अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू चार्ज और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम क्यू, दैट इज आर स्क्वायर, एंड दिस इज डीएस कॉस थीटा। अब अगर इंटीग्रल के बाहर कांस्टेंट टर्म्स को लिया जाए तो क्या क्या चीजें वहां पे कांस्टेंट हैं? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जबकि आर स्क्वायर जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो अंदर ही रहेगा इंटीग्रल के। So that will be q upon 4 pi epsilon naught integral ds cos theta upon r square। तो यहां जो रिलेशन हमने डी ओमेगा में दिया था, ds cos theta upon r square, ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? This will be solid angle due to small area segment। ठीक है, तो यहां पे अगर इसको डी ओमेगा पुट कर दें तो यह हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। और मैंने आपको बताया था कि जो डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा इज अ स्मॉल एंगल ड्यू टू स्मॉल एरिया, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैंने बताया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा भी क्लोज्ड सरफेस हो, कैसा भी क्लोज्ड सरफेस हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो सिमेट्रिक ना हो, वो ऑलवेज 4 पाई डिग्री एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, कोई भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, वो 4 पाई स्टेरेडियन, जो कि यूनिट होती है सॉलिड एंगल की, 4 पाई एंगल सबटेंड करता है। तो ये डी ओमेगा का जो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, दैट मींस क्लोज्ड सरफेस जितना एंगल सबटेंड करेगा, दैट इज 4 पाई, ये हो जाएगा। और यहां पे फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने सिमेट्रिक सरफेस और नॉन सिमेट्रिक या असिमेट्रिक सरफेस के लिए हमने गॉस लॉ की प्रूविंग कर ली। ठीक है, अब आगे बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप ध्यान रखेंगे। जो यहां पे क्यू इनक्लोज्ड है, जो क्यू इनक्लोज्ड मतलब जो गॉसियन सरफेस हम गॉस लॉ में बताते हैं, उसमें कितना चार्ज उसके अंदर क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड है, विल बी एल्जेब्रिक सम। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, इट विल बी एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? सिंस पहले ही मैं बता चुका हूं, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो कोई भी चीज अगर स्केलर क्वांटिटी है तो प्रॉपर साइन के साथ ऐड होता है। मतलब अगर माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो टोटल एल्जेब्रिक सम लिया जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं एक क्लोज्ड सरफेस है और उसमें -2 कूलाम चार्ज है, -3 कूलाम चार्ज है और 5 कूलाम चार्ज है, तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा? तो माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, -5 और ये +5 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और टोटल चार्ज कितना आएगा? 0। तो इस तरीके से हम एल्जेब्रिक सम लेंगे विद प्रॉपर साइन, जो भी इनक्लोज्ड चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, और जो यहां पे
E used in derivation is due to all charge। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सपोज कर लीजिए ये एक गॉसियन सरफेस है और इसमें प्लस Q1 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q3 चार्ज है, प्लस Q4 चार्ज है। तो अगर मैं कहूं इस गॉसियन सरफेस पे कहीं भी, इसके अंदर, इसके बाहर, इसके अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड या इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी गॉसियन सरफेस पे, वो सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से नहीं होगी, वो टोटल चार्ज दैट प्रेजेंट इन सराउंडिंग एज वेल एज जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है या जैसा भी गॉसियन सरफेस हो उसके अंदर, सराउंडिंग में प्लस उसके अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उन सब की वजह से होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी। ठीक है, तो डेरिवेशन में या कहीं भी गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ का यूज करो तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट विल बी ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट इन गॉसियन सरफेस एज वेल एज इन द सराउंडिंग ऑफ दैट गॉसियन सरफेस, सबकी वजह से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर गॉस लॉ, अभी तक जो हमने गॉस लॉ की बात की, जो भी डेरिवेशन किया, सब चीज हमने वैक्यूम में कंसीडर करते हुए किया क्योंकि वहां पे हमने परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट मानी थी। अगर हम इसको किसी मीडियम में पुट कर दें, अगर किसी मीडियम में पुट कर दें जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यही लॉ चेंज हो जाएगा और यहां पे जहां पे एप्सिलॉन आ रहा था यहां पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, जहां पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा था वहां पे एप्सिलॉन आ जाएगा। और एप्सिलॉन का रिलेशन परमिटिविटी का, जब मैंने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाया था तब बताया था एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो ये सारी बातें हो गई गॉस लॉ की और इसकी प्रूविंग भी हमने देख ली। अब हम देखेंगे कूलाम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो कूलाम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेशन अगर गॉस लॉ की मदद से करना हो तो किस तरीके से करेंगे वो यहां पे दिखाया गया है। सपोज कर लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक बाहर से चार्ज लाया जाता है Q0। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई बाहर से चार्ज लाया जाता है Q0 और उसको प्लेस कर दिया जाता है पॉइंट P पे जिसका सेपरेशन फ्रॉम प्लस Q चार्ज R है, तो इस पे लगने वाला जो कूलाम्बियन फोर्स होगा उसको हमें यहां पे डिराइव करना है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए यहां पे जहां पे ये Q0 चार्ज रखा है P पॉइंट पे, अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं स्फेरिकल जो कि प्लस Q चार्ज को इंक्लोज्ड करता है, ठीक है, तो यहां पे जो ds वेक्टर होगा और E वेक्टर होगा, सिंस स्फेरिकल सरफेस है तो ds वेक्टर और E वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। और अगर मैं यहां पे फ्लक्स लिखूं फाई E, दैट बी क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds होगा और ये 0 डिग्री हो जाएगा, तो फाई E निकल के आएगा E इंटू 4πr²। हमेशा याद रखिएगा जो ये ds वेक्टर होता है, ds वेक्टर का जो क्लोज्ड इंटीग्रल लिखा जाता है, ये हमेशा जो सरफेस एरिया आता है वो गॉसियन सरफेस का आता है। हमेशा याद रखिएगा जो हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं उसका एरिया, सरफेस एरिया यहां पे पुट किया जाता है। तो गॉसियन सरफेस हियर वी कंसीडर दैट आर रेडियस का एक स्फेरिकल स्फीयर, तो उसका एरिया हो जाएगा 4πr²। लेकिन बाय गॉस लॉ हमें पता है कि फाई E जो होता है चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है दैट इज Q और ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखा जाए दोनों फ्लक्स का ही एक्सप्रेशन है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो E इंटू 4πr² विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहां से जो E का एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट विल 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन r²। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है एट पर्टिकुलर पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज प्लस Q। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और वहां पे कभी भी चार्ज अगर रख दिया जाए तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पे जो फोर्स हो जाएगा दैट विल 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ये Q r² इंटू Q0। तो इस तरीके से ये कूलाम्बियन फोर्स का एक्सप्रेशन हम यहां से डिराइव कर सकते हैं। तो दिस इज अ कूलाम्ब लॉ
that is two charge if present at a certain distance r, then the force acting between two charges will be directly proportional to the product of charges q into q naught and inversely proportional to the square of the distance between them. ये कूलम्ब्स लॉ डिफाइन करता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. आगे बढ़ते हैं. अगर फ्लक्स डेंसिटी की मैं बात करूं, व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी, तो हमने पढ़ा है कि डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी क्या होती है, वो तीन तरीके की होती है. एक एरिया डेंसिटी, एक वॉल्यूम डेंसिटी, एक क्या लाइन डेंसिटी. लेकिन फ्लक्स डेंसिटी, सिंस फ्लक्स लिंक्ड होता है एरिया से, फ्लक्स ऑलवेज लिंक्ड विद एरिया, तो फ्लक्स डेंसिटी जो डिफाइंड होती है वो एरिया पे डिफाइंड होती है एंड इट इज टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया. सपोज कर लीजिए एक सर्टेन एरिया है, उससे टोटल फ्लक्स सपोज कर लो. फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस. तो अगर सपोज कर लो टोटल फ्लक्स फाई है, एक एरिया है उससे टोटल फ्लक्स फाई है. सपोज कर लीजिए ये एरिया है, इससे टोटल फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड्स, वो कुछ है, सर्टेन नंबर है. तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो यूनिट एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है यूनिट एरिया में, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी. तो फ्लक्स डेंसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगा टोटल फ्लक्स बाय सर्टेन एरिया डिवाइडेड बाय दैट एरिया. तो टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी. और जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करती है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाय फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. गॉसियन सरफेस क्या होता है. अभी हम गॉसियन सरफेस सब देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन गॉसियन सरफेस है क्या. तो गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट अ इमेजिनरी सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस विच वी यूज्ड इन गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा किसी एक सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो उसके चारों तरफ हम एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करेंगे और वो इमेजिनरी होगा. ठीक है, वो हम खुद से ड्रॉ करेंगे, खुद से एज्यूम करके ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा गॉसियन सरफेस. ठीक है, अभी जब डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे तब आपको वहां पे ज्यादा क्लियरिटी आएगी. तो चलिए अब हम गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं और उसी पे बेस्ड हम किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं या डेरिवेशंस कर सकते हैं वो हम यहां पे देखेंगे. तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर या कंडक्टर. कोई भी स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रेट इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर या कंडक्टर ले लिया जाए और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी जो लाइन है, जो कंडक्टर की या वायर की जो लाइन है, उसके परपेंडिकुलर सर्टेन डिस्टेंस पे अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसको कैसे निकालेंगे. तो ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि ये इधर ऊपर तक इनफाइनाइट गया है और ये जो है नीचे तक इनफाइनाइट गया है, ऐसा नहीं है. इनफाइनाइट का केस तब भी कंसीडर किया जाएगा जब जो लेंथ ऑफ वायर है इज वेरी 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 लार्ज देन द डिस्टेंस. जो लेंथ ऑफ वायर है, ये जो लेंथ ऑफ वायर है, इट इज वेरी वेरी लार्ज देन द डिस्टेंस वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो डिस्टेंस वायर से अगर बहुत छोटी है कंपेयर टू लेंथ ऑफ वायर, तब भी हम लेंथ ऑफ वायर को इन्फिनिटी मानेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का मानेंगे. ठीक है, इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझ गए. इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट का मतलब ये अनंत तक गया है, इधर भी बहुत दूर तक अनंत तक गया है, ऐसा नहीं है. ठीक है, इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. सपोज कर लीजिए सिंस ये वायर है तो इसमें चार्ज जो है वो लाइन के अलोंग एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में जो डेंसिटी हो जाएगी दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा हमने कंसिडर किया है, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर. ठीक है, तो
कभी भी गॉस लॉ की मदद से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वेदर इज लीनियर सरफेस या वॉल्यूम, उसके अक्रॉस हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा कि हम जर्नल मेथड से, जो जनरली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं E.ds, उससे हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे एसोसिएटेड विद दैट गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो जर्नल डेफिनेशन से निकालेंगे E.ds से। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा जिसमें हम गॉस लॉ का यूज करते हुए फ्लक्स लिखेंगे। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में जो गॉस लॉ से या जनरल फॉर्मूला से जो हमें फ्लक्स मिले हैं उन दोनों को इक्वेट करेंगे और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्टेप हर एक डिफिनेशन में, हर एक डेरिवेशन में फॉलो किया जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, वायर है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी डेंसिटी लैम्डा है, तो इस पे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहूं तो यहां पे जो गॉसियन सरफेस होगा दैट विल बी सिलेंड्रिकल। Gaussian surface is a surface where on that surface each point has same electric field। तो यहां पे Gaussian surface अगर मैं सिलेंड्रिकल ड्रॉ करूंगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी each and every point जो होगा सिलेंडर का ऐसे वो सेम डिस्टेंस पे होगा और सेम डिस्टेंस पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैं लिखना चाहूं E, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे रख दिया मैंने, सपोज कर लीजिए लाइन है और इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऐसे 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 निकलेगी बाहर की तरफ ईच एंड एवरी डायरेक्शन में। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम ऐसे यहां ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ले रहा हूं तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में तीन तरीके के सरफेस हैं। एक नीचे सर्कुलर सरफेस है, एक ऊपर सर्कुलर सरफेस है, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो ऊपर भी सरफेस है नीचे भी सरफेस है, तो ऊपर एक सर्कुलर सरफेस है, नीचे एक सर्कुलर सरफेस है, और एक कर्व्ड सरफेस है। एक क्या है, हमारा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। अगर तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए तो वो तो हमेशा चार्ज से अवे होगी ईच एंड एवरी पॉइंट पे। लेकिन यहां पे फर्स्ट सरफेस पे अगर देखा जाए तो यहां पे जो एरिया वेक्टर होता है इट इज ऑलवेज आउटवर्ड टू द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस पे जो भी सरफेस होता है बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे जो एरिया वेक्टर हो जाएगा बाहर की तरफ, इस वाले सर्कुलर सरफेस के लिए बाहर की तरफ होगा। तो यहां पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही सिमिलरली यहां पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यहां पे एरिया वेक्टर जो होगा बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, तो यहां पे भी क्या बनेगा, यहां भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। जबकि अगर क्लोज्ड सरफेस पे बात करें, कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर ले लें, सपोज कर लीजिए ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है। ये अगर बात कर ले, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। तो यहां पे अगर इसकी मैं बात कर लूं तो यहां पे जो ये कर्व सरफेस है इस पे जो अगर मैं वायर ऐसे रख दूं तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने अगर एरिया वेक्टर लिखना चाहा तो वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों केस में जो दोनों के बीच में एंगल होगा दैट विल बी जीरो, ये जीरो होगा। तो अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूं तो टोटल फ्लक्स phi एसोसिएटेड टू दिस क्लोज्ड गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी, अगर बात की जाए तो phi1 फर्स्ट सरफेस की वजह से phi1, सेकेंड सरफेस की वजह से phi2 एंड थर्ड सरफेस की वजह से phi3, ठीक है। तो सिंस यहां पे 90 डिग्री और यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो cos 90 जीरो होने की वजह से E.ds क्या आएगा, ds cos थीटा आता है। तो cos 90 यहां पे दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो cos 90 जीरो होने के कारण ये जो सर्कुलर सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है इसमें 0 डिग्री एंगल होने की वजह से ये जो है एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, बाकी दोनों वैनिश हो जाएंगे। तो हमारा जो फ्लक्स मिलेगा यहां से दैट इज E इंटीग्रल ओवर ds3। ds3 का मतलब हो गया कि एरिया ऑफ द थर्ड सरफेस, और थर्ड सरफेस हमारा कैसा है,
कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहां पे जो ds3 का इंटीग्रल आएगा दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का होता है 2πrl। अगर हमने r डिस्टेंस पे ये गॉसियन सरफेस बनाया है तो रेडियस क्या हो जाएगी सिलेंडर की r, और अगर इसकी लेंथ हमने l ली है सिलेंडर की तो ये हो जाएगी l। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πrl। दिस इज अ कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर हैविंग लेंथ l एंड रेडियस r। तो इस तरीके से हमने जर्नल मेथड से यहां पे हमने फ्लक्स निकाल लिया। अब अगर गॉस लॉ से देखा जाए तो गॉस लॉ की मदद से जो फाई ई होता है दैट इज क्यू इनक्लोज्ड या क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर देखा जाए अगर सिलेंड्रिकल सरफेस हमने लिया है एल लेंथ का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है तो इसके अंदर जो वायर आएगा वो भी एल लेंथ का ही होगा वायर। तो इस एल लेंथ के वायर पे जो चार्ज होगा वही उस सिलेंडर के अंदर होगा। तो एल लेंथ के वायर पे चार्ज कितना होगा, सिंस हमें चार्ज की डेंसिटी पता है कि यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वही चार्ज डेंसिटी होता है लीनियर। तो यूनिट लेंथ पे अगर चार्ज लेमडा है दैट इज चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर, तो बताइए एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, एल लेंथ पे हो जाएगा लेमडा इंटू एल। ठीक है, 1 मीटर पे भैया लेमडा है चार्ज दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली दैट इज लेमडा इंटू एल। तो जो क्यू इंक्लोज्ड हो जाएगा चार्ज दैट इज लेमडा इंटू एल, तो ये फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से फाई हमें मिला है ई इंटू 2πrl। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी एंड दैट इज 1 अपॉन ई हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा एंड आर लेमडा अपॉन आर आ जाएगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वायर उस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर आर डिस्टेंस पे है, चाहे वो यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे किधर भी हो, मतलब इस चार्ज के आर डिस्टेंस पे पॉइंट चाहे यहां हो, यहां कहीं भी हो, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी एंड दैट इज लेमडा अपॉन आर। लेकिन अगर हम यहां से डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यहां से अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे, पहले यहां लिया, फिर यहां लिया, फिर यहां लिया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां पे इस तरीके से हम इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो ये फर्स्ट हमारा जो है मतलब एप्लीकेशन था गॉस लॉ का। अगर हम सेकंड एप्लीकेशन, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमें कम से कम जो है 1 या 2 एप्लीकेशन देखने हैं, अभी बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे 2 वीडियो बनेंगे, ये पहला वीडियो है, उसके बाद दूसरा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड एप्लीकेशन की बात की जाए तो हम सपोज कर रहे हैं अब इनफाइनाइट शीट, कोई भी शीट मान लो, जैसे ये शीट है, ठीक है, लेकिन ये कंडक्टिंग शीट होनी चाहिए, कोई भी शीट है यहां पे। अगर एक इनफाइनाइट शीट ले ली जाए, इनफाइनाइट शीट अगर ले ली जाए, कोई भी, अगर वो इंसुलेटर है, वो इंसुलेटिंग सीट है तो इंसुलेटिंग सीट भी हो सकती है, कैसी भी सीट हो सकती है। तो यहाँ पे जो एरिया होगा, अगर कोई एक सीट ले लिया जाए तो उस पे एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कैसे होगा, उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो एरिया वाइज होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी यूज की जाएगी दैट इज एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा का कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा। तो सपोज कर लीजिए हमने एक शीट ली है और यहां पे भी जो इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट है वो सेम है कि अगर शीट से सर्टेन डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं और उसकी डिस्टेंस कंपेरेटिंग टू साइज ऑफ द शीट से कम है तो इसको इनफाइनाइट कंसीडर किया जाएगा। तो अगर हम मान लें कि एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, और उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि P है वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे लिखना है तो इसके लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का मतलब कि कुछ इस तरीके का है, ये हमारी शीट है और ये है,
ये इस तरीके का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है और इसको कैसे रख दिया गया है, इसके सेंटर में रख दिया गया। दैट मीन्स कि इसको अंदर डाल दिया गया है और ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाया है इसको हमने सिमेट्रिकल रखा है, मतलब आधा इस तरफ और आधा इसके इस तरफ रखा है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए सिलेंड्रिकल सरफेस है, आधा इस तरफ है, हाफ इस तरफ है और पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी 3 सरफेसेस बनेंगे गॉसियन सरफेस के, एक सर्कुलर सरफेस ये, एक सर्कुलर सरफेस ये और एक कर्व सरफेस। और यहाँ पे जो कर्व सरफेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक सीट के लेफ्ट साइड है और एक सीट के क्या है, राइट साइड है। तो 2 तरीके से यहाँ पे कर्व सरफेस डिवाइडेड है। हम एक कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि एक चार्ज के उस तरफ है, एक चार्ज के इस तरफ है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, पॉजिटिव साइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो अगर पॉजिटिव सीट ये है तो इसके इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाएगी तो दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगी। और अगर इसके लेफ्ट साइड देखी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो भी पॉजिटिव साइन से अवे होगी। तो उधर पॉजिटिव साइन उधर भी होगा, शीट है पॉजिटिव साइन है तो वो उसके इस तरफ होगी, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहां पे राइट साइड ऑफ द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट साइड ऑफ द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो इस सर्कुलर सरफेस का एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम द सरफेस और इस सर्कुलर सरफेस का एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। और अगर यहां पे बात की जाए कि इस कर्व सरफेस का सर्कुलर ये एरिया वेक्टर क्या होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में होता है। जो भी कर्व सरफेस होगा, जैसे कर्व सरफेस है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। ऐसे ही यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में है, इस साइड, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस। तो अगर एंगल की बात की जाए तो यहां पे अगर एंगल देखा जाए तो दोनों 90 डिग्री है और 90 डिग्री है तो इसमें कोई भी फ्लक्स का रोल नहीं आएगा। यहां पे अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, यहां भी देखा जाए तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब अगर बात करें कि ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसको अगर मैंने 2L लेंथ का लिया है, 2L लेंथ का सिमेट्री की वजह से लिया है, हमने मान लिया ये L लेंथ इधर है और L लेंथ इधर है, इसलिए हमने 2L लेंथ का यहां पे कंसीडर किया है, ठीक है। आगे अगर बढ़ें तो यहां पे अगर देखा जाए रेडियस अगर हम सिलेंड्रिकल सरफेस की R मान लें जो गॉसियन सरफेस है, तो यहां पे जो चार्ज इनक्लोज्ड करेगा वो कितना होगा। तो अगर ये सिलेंडर है और इसको मैंने ऐसे किसी सरफेस पे ऐसे रख दिया है तो जब ये कट करेगा ऐसे ऐसे होते हुए इससे जाएगा तो कितना चार्ज इनक्लोज करेगा। सिंस जो चार्ज है वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर ये शीट को कट करते हुए जाएगा तो इतने एरिया की शीट को ये कट करेगा। और अगर इतने एरिया की शीट को कट करेगा तो जितना चार्ज इस एरिया पे होगा उतना ही ये इस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज्ड होगा। तो अगर देखा जाए ये जो है हमारा कट किया हुआ सेक्शन है जो शीट से कट कर रहा है और हमने जो डेंसिटी मानी है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इस शीट पे है दैट इज सिग्मा, मतलब यूनिट एरिया पे जो चार्ज है दैट इज सिग्मा है। तो जो कट किया हुआ एरिया है बाय गॉसियन सरफेस दैट इज ए, वो कितना हो जाएगा, वो उस पे चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बाय फॉर्मूला जो फ्लक्स होता है उसको अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो सिर्फ 2 सरफेसेस जो है इसमें इंक्लूड होंगे, ये सरफेस और ये सरफेस, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इस सरफेस के लिए जो ये होगा वो फ्लक्स होगा दैट इज E डॉट ds cos 0 गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड ds इंटीग्रल, और यहां पे भी आएगा ds। तो यहां पे ds और इंटीग्रल कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा इस सेक्शन का दैट इज पाई R स्क्वायर, या इसको अगर सिंपली अगर कहते हैं A होगा तो ये हो जाएगा A, और यहां पे भी अगर इसका हम एरिया A मान लें तो ये हो जाएगा A। तो कितना टोटल फ्लक्स इससे एसोसिएटेड हुआ, 2EA, कितना हुआ 2EA। और अगर गॉस लॉ से हम देखें तो गॉस लॉ से जो फ्लक्स होगा दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड Q इज द इनक्लोज्ड चार्ज, और जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो सिग्मा A था तो यहां पे पुट कर दें दैट इज सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पे अगर इसको सॉल्व करें तो इसको कंपेयर करें तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज फ्लक्स ड्यू टू गॉस लॉ एंड इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूले से जो फ्लक्स निकला था 2EA। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा
ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए और 2 नीचे आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव सरफेस, जहां पे चार्ज है उससे अवे होगी। तो यूनिट कैप जो लिखा हुआ है, इट डिनोट्स द डायरेक्शन, एन कैप इज अ यूनिट इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड ज्वाइनिंग अवे फ्रॉम इट, गोइंग अवे फ्रॉम इट। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे की तरफ होगी। वो आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जब पढ़ी थी तब हमने बताया था। अगर यहां पे नोट करने वाली बात है कि जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां कहीं पे डिस्टेंस का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। सिग्मा इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनफाइनाइटली चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर इंडिपेंडेंट है, मतलब रेडियल डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। चाहे आप 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, चाहे 2 मीटर पे लिखो, चाहे 10 मीटर पे लिखो, चाहे जिस डिस्टेंस पे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज सिग्मा, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी, अगर पॉजिटिव है दैट मीन पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। अगर सिग्मा इज नेगेटिव, मतलब चार्ज डेंसिटी अगर नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टूवर्ड द शीट होगी। ठीक है। फॉर इनफाइनाइट प्लेट शीट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द मिडिल रीजन। देखिएगा, अगर फाइनाइट शीट हो जाए, अभी हम इनफाइनाइट शीट के लिए बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट शीट की अगर बात करेंगे तो ये फॉर्मूला जो निकल के आया है ये सिर्फ मिडिल रीजन के लिए वैलिड होगा। मतलब उसके मिडिल रीजन में अगर कोई पॉइंट लेते हैं, मतलब वहां पे कोई पॉइंट लेंगे तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। अब यहीं पे कभी कभी एक क्वेश्चन दे देता है, ये जैसे थिन शीट है, ये जो हमने बात की है वो थिन शीट के लिए बात की है, बहुत पतली शीट हो तब। लेकिन अगर कोई थिकनेस दे दी जाए शीट की, थिक शीट दे दी जाए, मोटी शीट दे दी जाए, तो जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थिक कंडक्टिंग शीट पे, जब हम चार्ज देंगे तो उसकी 2 सरफेसेस होंगी। 2 सरफेसेस होंगी तो चार्ज जो है, जैसे ये थिक सरफेस है, ये थिक सरफेस है और ये कंडक्टिंग है, इस पे मैंने चार्ज दिया तो चार्ज इस तरफ भी फैलेगा और चार्ज इस तरफ भी फैलेगा। तो वहां पे 2 सरफेसेस हो जाएंगी, चार्ज के लिए 2 सरफेस हो जाएगी। और जैसे ही चार्ज के लिए 2 सरफेस होगी तो जो चार्ज, अब अगर हम यहां पे अगर गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस यहां के भी चार्ज को इंक्लूड करेगा और यहां भी चार्ज को इंक्लूड करेगा। तो अब जो चार्ज हो जाएगा वो सिग्मा ए की जगह पे अब 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए हो जाएगा। तो क्यू इनक्लोज जो हो जाएगा दैट इज 2 सिग्मा ए हो जाएगा। और अगर हम फॉर्मूला यहां पे पुट करेंगे 2EA, दैट इज बाई फॉर्मूला जो फ्लक्स आता है, और जो बाई गॉस लॉ आएगा दैट इज क्यू इनक्लोज्ड। अब क्यू इनक्लोज्ड चेंज हो गया है, दैट इज 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो जस्ट डबल हो जाएगी। किसका? थिन शीट के लिए जो थी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका जस्ट डबल दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर सिर्फ कहता है एक पर्टिकुलर शीट के लिए तब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर कहता है थिन शीट के लिए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कहीं उसने कह दिया कि एक थिक शीट है जिसकी कुछ थिकनेस है, उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है इनफाइनाइट थिक शीट, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हमने जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में अभी एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसकी हमने बात कर ली है शीट्स पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल शेल या स्फेयर पे जब हम सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब कैसे जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए, और अभी तक जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करते रहिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते रहिए। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।